Hello students, this is a video of class 8th and today we will discuss about chapter 7 that is conservation of animals, plants and animals. Okay? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पौधों और जानवरों का संरक्षण। हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में बहुत सारे तरीके के पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिनका जो है संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हर एक पौधा और हर एक जानवर, हर एक पक्षी, हर एक जो जंतु है हमारी धरती पर, वो बहुत ही जरूरी होता है हमारे नेचुरल बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें उनके संरक्षण की जरूरत होती है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफोरेस्टेशन होता क्या है। मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि किसी भी पर्पस के लिए जंगलों को या पेड़ों को काट देना और उस जमीन को हम किसी और यूज में लेकर आए, वो क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए हम कर सकते हैं उसका यूज, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए या हाउसेज बनाने के लिए, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या फिर फर्नीचर वगैरह बनाना है तो हम क्या करते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को काट देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एयर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरिंग ड्रॉट्स। और जो नेचुरल रीजन है इसके क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कई बार जंगल में आग लग जाती है किसी भी रीजन से, या फिर सूखा पड़ना, ये सब क्या है, डिफोरेस्टेशन के नेचुरल कारण होते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हमें पता है अगर डिफोरेस्टेशन हुआ तो क्या होगा, हमारे जो है अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पेड़ हैं यहाँ पर, ठीक है, पेड़ हैं तो क्या करते हैं, पेड़ हमें पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो ट्रीज नहीं होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी एटमॉस्फेयर की हमारी, तो क्या होएगा, हमारा अर्थ जो है, हमारी जो अर्थ है वो और भी गर्म होती चली जाएगी। इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर भी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो इस वजह से अगर ट्रीज नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन होगा, तो ये हमारे पूरे नेचर के बैलेंस को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है पूरा। ओके, नेक्स्ट इज, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो एब्सॉर्ब करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमें पता है क्या हो जाएगा, हमारा जो है धरती पे हमारी वार्मिंग है जो वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रॉट्स। ठीक है, अगर क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा तो उसके रिजल्ट में हमारा क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल गर्म हो जाता है, धीरे धीरे वो अर्थ को भी बहुत गर्म करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ पे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने से हमारी रेनफॉल कम हो जाएगी, बारिश नहीं होगी, जिससे हमारा सूखा पड़ सकता है। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि पेड़ नहीं है, पेड़ कम है, तो हमें पता है कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो क्या काम करती हैं, पानी को होल्ड करने का काम करती हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से ही हमारा जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा अंडरग्राउंड चला जाता है पानी। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा जो वो पानी है वो होल्ड नहीं होगा, और अगर पानी होल्ड नहीं होगा तो वो बहकर चला जाएगा आराम से। कहीं भी रेनफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा तो आराम से चला जाएगा, जो कि हमारे सॉइल इरोजन करेगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, किसी के भी थ्रू हो सकता है, वो पानी के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, या किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकता है।
तो जब इस सॉइल की टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट इज टॉप लेयर रिमूव हो गई, नीचे से कौन सी लेयर आएगी, हार्ड और रॉकी लेयर्स आएंगी ऊपर, जो कि इतनी ह्यूमस जिसके अंदर नहीं होती और वो लेस फर्टाइल होती है हमारे पौधों के लिए, वो इतनी लाभदायी नहीं होती, इतनी उर्वरक क्षमता उनमें नहीं होती, ठीक है। तो वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई भी पौधा उग नहीं पाएगा। ओके, लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफोरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कि फॉरेस्ट जो जंगल वगैरह हैं हमारे, या फिर जो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जंगल में रहने वाली जो लाइव्स हैं, जैसे कि हमारे जंगल में रहने जितने भी जानवर हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, लॉयन है, जितने भी हैं, उनका कंजर्वेशन करना, ठीक है। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्या है, plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and those belong to the lower western Ghats। इसमें जो प्लांट्स और एनिमल कंजर्व करे गए हैं वो मोस्टली उनसे बिलोंग करते हैं, हिमालयन पीक्स जो है हमारी हिमालय की उसमें, और जो वेस्टर्न घाट्स के जो है, लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उससे जो बिलोंग करती हैं स्पीशीज, उनको यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज, किसको बोला गया है कि किसी भी एनिमल या प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ एरियाज बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब क्या है, हमारे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो जैसे शहरी माहौल से बिल्कुल अलग रहें, कोई डिस्टरबेंस ना हो उनको उनका प्रॉपर जो उनको जरूरी है उसका उस टाइप का उनको हैबिटेट दिया जाए, उसी टाइप का उनको खाना दिया जाए, उनकी केयरिंग करी जाए, ठीक है, ताकि वो स्पीशीज हमारी बची रहे। नेशनल पार्क क्या होते हैं, जहां पे एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये वो एरियाज हैं जो आराम से क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके। नेशनल पार्क मतलब कि वहां पे पूरा जंगल टाइप से ही वो बना दिया जाता है कि उनका नेचुरल हैबिटेट की तरह वो वहां पर रह सके जो भी जानवर हैं वो। उसके बाद हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्या होते हैं, लार्ज एरियाज फॉर प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो एरियाज जो बहुत ही बड़ा लैंड का जो एरिया है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्लांट को कंजर्व करने के लिए, और एनिमल्स रिसोर्सेज को, एनिमल को कंजर्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, एक और बात यहाँ पर आती है क्या कि जो ये चीज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि एक हम अपनी चीजों को नेचुरल जो चीजें हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम पर्सनली तो बहुत कदम उठा ही सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, हमारे छोटी मोटी हमारी आदतें हो सकती हैं, जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो वेस्ट ना करें, या फिर हम एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करें, कुछ भी ऐसी चीजें ना करें। तो इस तरीके से तो पर्सनल के साथ साथ जो गवर्नमेंट है ना वो भी अपने जो है अपने उस पर अपने लेवल पे रूल्स बनाती है, कुछ मेथड्स बनाती है और कुछ पॉलिसीज बनाती है कुछ इन चीजों को कंजर्व करने के लिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने के लिए। तो इसी बेसिस पे ही ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये सब बनाए गए हैं। इनके अंदर जो नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इनके अंदर आम आदमी को जाना अलाउड नहीं होता, और अगर मतलब कि इसके अंदर सिर्फ जो स्पेशल एजेंसीज हैं या जो पर्टिकुलरली जो उनको गार्ड कर रहे हैं या जो गाइड हैं वही उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, और अगर कोई जाता भी है ऐसे तो उसको जो है प्रॉपरली परमिशन की जरूरत होती है, ताकि उन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। स्पेशल पॉलिसीज बनाई गई हैं, मेथड्स बनाए गए हैं, प्रॉपरली रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं को फॉलो करके ही हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से एरियाज होते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किस किस को कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को, मतलब सबको ही कंजर्व करने के लिए एरियाज बनाए जाते हैं। इसके अंदर वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटे बहुत ही, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी कंजर्व करके रखा जाता है।
ठीक है। इसके अंदर करते हैं क्या, हम मेंटेन करते हैं कल्चर को, उस जो लैंड है, जो उसके कल्चर को, उसकी डाइवर्सिटी को, सबको मेंटेन रखते हैं ताकि वहां पे हम उसको कंजर्व कर सके। उसके अलावा जो है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमरही। ठीक है, जो ये पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो नेशनल पार्क आता है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, बोरी एंड पचमरही। ओके, इसके बाद आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पे, इसमें आप क्या करना है, आपको प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व हमने भी पढ़ा, तो हमें इसमें फिल करना है इन माय डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल हम भिवानी ले लेते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नेशनल पार्क अगर है तो उसका नाम लिखना है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका लिखना है, या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हम लिख सकते हैं। वो अपने स्टेट में लिखना है और हमारी कंट्री में लिख सकते हैं। इन कॉलम्स को हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और कंट्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद आती है बात फ्लोरा एंड फोना की। ओके, तो इसके अंदर हम एक चीज एग्जांपल लेके समझते हैं कि मतलब कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, जैसे कोई रैबिट लगा लो, तो वो एनिमल जो है जिस माहौल में रहता है, जिस हैबिटेट में वो रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही ढल चुका होता है और वो उसी में ही हैप्पी होता है। ओके, तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली और दैट एरिया। ठीक है, फ्लोरा हम किसको बोलेंगे, प्लांट जो उस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हरियाणा है या मतलब कि हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के प्लांट्स, फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा को हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको हम फ्लोरा में कंसिडर करते हैं, और जो फोना है, एनिमल्स को हम किस में कंसिडर करते हैं, फोना में कंसिडर करते हैं। तो हर स्टेट में जो है, हर स्टेट का अलग अलग अपना होता है, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, कि भाई यहाँ पे ये फ्लोरा और फोना, इस टाइप के फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। तो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी वहीं पे रह के खुश होते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। ओके, नेक्स्ट इज, ये आपको पिक्चर्स में कई दिए गए हैं, जैसे कि ये दिया गया है वाइल्ड डॉग दिया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको ये बहुत सारी वॉल्फ है, इनकी स्पीशीज दी गई हैं अलग अलग। ठीक है, ये हमारा है लियोपार्ड है, और ये क्या है, हमारा फॉन है, जामुन ट्री है। ओके, ये सब आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर अपने फ्लोरा एंड फोना, उसी के अकॉर्डिंग ये वहां पर रहना पसंद करते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व्स में रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज होती हैं आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, ये वो स्पीशीज होती हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की, किसी की भी स्पीशीज हो सकती हैं ये, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में ही पाई जाए, पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाई जाए और कहीं भी नहीं पाई जाए। ठीक है, और मतलब नेचुरल नहीं पाई जाती, यूं तो हम उनको लेकर रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो सिर्फ उन्हीं एरियाज में पाई जाती हैं, जैसे कि साल एंड वाइल्ड मैंगो। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके दिए गए हैं, हमें एंडेमिक फ्लोरा के एग्जाम्पल है ऑफ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये एंडेमिक जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमारे एंडेमिक फ्लोरा के, साल एंड वाइल्ड मैंगो। ठीक है, और बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेल एंड फ्लाइंग स्क्वेल एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। ठीक है, ये क्या है, इसी एरिया में पाए जाने वाले फोना है जो कहीं और नहीं पाए जाते। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो आपस में ब्रीड करने में कैपेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो मेंबर्स उन्हीं स्पीशीज के लोगों को जन्म देंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जो उसी टाइप के स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, किसी और मेंबर के ग्रुप को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर हम फॉरेस्ट को या फिर जो वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी जो जंगलों में रहते हैं, उनको रिजर्व करते हैं। ठीक है,
ये क्या उनको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करते हैं जो उन जानवरों के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए सुटेबल हो, वही कंडीशंस उनको प्रोवाइड कराते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए जाते हैं कि किसी को भी उनके पास आने न दिया जाए, और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि ग्रेजिंग है, भाई किस तरीके से इनको क्या क्या देना है, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से लगाने हैं, ये सब वहां पे एक्टिविटीज को ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स। थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स कौन से हो गए? वो वाइल्ड एनिमल्स जो मतलब कि हमारे देश में कम संख्या में बच गए हैं, बिल्कुल वो थ्रेटन्ड होते हैं, जो खत्म होने वाले हैं। यहाँ पे आप उनके एग्जाम्पल्स दे गए, ब्लैक बग, व्हाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, फाइथोन, राइनोसोरस, इस टाइप के जो है प्रोटेक्ट, ये जो है इनको हमें रिजर्व करने की जरूरत है, और इनको रिजर्व करने के लिए बहुत सारी सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए भी गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क में सबसे पहले हमने पढ़ा था नेशनल पार्क क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया गया है, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो है रिजर्व फॉरेस्ट था, नेशनल पार्क कौन सा था हमारा? सतपुरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, वो भी वहीं पे ही है, पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के ही अंडर ये सब बताए गए हैं। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है एक वहां पर, जो किसके लिए चलाया गया है? टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए चलाया गया है, और इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है। ये भी क्या है हमारा? एंडेंजर्ड एनिमल का एग्जाम्पल है, जो अभी हमारी अर्थ से खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है हमारा? इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river, etc. ओके, इकोसिस्टम क्या होता है हमारा? जो भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग है, इन दोनों को मिला के जो हमारा पूरा बनता है वो क्या हमारा इकोसिस्टम बनता है। और जो है हमारे इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एज वी नो अबाउट फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में क्या होता है? वन एनिमल ईट्स अनदर एनिमल। ओके, ऐसे से करके पूरी हमारी फूड चेन बनती है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है पहले। अगर वो फूड चेन में से कोई भी एनिमल मिस होता है तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, दैट इज इको बैलेंस। ओके, दैट टर्म इज इको बैलेंस। अगर हमारा इको बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है तो इट विल हार्मफुल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। ओके, रेड डेटा बुक, अब ये क्या है? रेड डेटा बुक होती है इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये एक टाइप का रिकॉर्ड है जो हमें बताता है किसके बारे में? जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो हमें पता है ये स्पीशीज खत्म होने वाली है, जिनको कंजर्व रखने की जरूरत है, उनका ये रिकॉर्ड रखती है। ओके, इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ओके, ये इंटरनेशनली जो है मेंटेन करी जाती है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये भी अपनी एक रेड डेटा बुक रखता है। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। यहाँ पे हमें बताई गई है चीजें माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल्स भी होते हैं कुछ, लेकिन मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं किसी मौसम में, किसी सीजन में, या फिर कभी कभी वो सिर्फ एग्स ले करने के लिए, अंडे देने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वापस अपने नेचुरल हैबिटेट में आ जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, अगर वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे? वो गर्मियों के टाइम पे किसी और जगह मूव कर जाएंगे, उसके बाद दोबारा जब सर्दी आएंगी तो वो वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे नेचुरल हैबिटेट में। इस टाइप से अलग अलग बर्ड्स अलग अलग टाइप के जो है नेचर रखता है। माइग्रेशन का
कोई एग्स ले करने के लिए जाता है या फिर कोई अपने टेम्परेचर और प्रेशर की जो सिचुएशंस हैं फेवरेबल नहीं हो तो जाता है, इस टाइप से दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि जैसे जैसे जो है हमें हमारे जो पेपर है वो किससे बनता है, ट्रीज से बनता है, हमें पता है। तो ट्रीज से बनते हैं हमारे पेपर, इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट आवर पेपर, हमें उनकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए। पेपर यूज करने के बाद भी उसको दोबारा यूज कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन क्या होता है, इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ये क्या होता है रिफोरेस्टेशन, भाई मान लो कोई जगह है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन तो मतलब कि डी क्या मतलब होता है, रिड्यूस हो जाना किसी चीज में, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन का मीन्स हो गया कि हमने किसको कट कर दिया, फॉरेस्ट को जो है वो कट किया है। डी मतलब कि हमने कट कर दिया है, और री मतलब कि दोबारा। ओके, री मतलब दोबारा, तो हमने किसी चीज को दोबारा रिक्रिएट किया है। तो रिफोरेस्टेशन हमारा हो गया दोबारा से पेड़ वगैरह लगाना। कोई जगह ऐसी है जो बंजर है, डेजर्ट लैंड है, उस पर हम दोबारा से पेड़ लगा लेते हैं, और वो पेड़ मोस्टली उसी टाइप के हो सकते हैं जो उस लैंड पर कभी पहले थे। ओके, या फिर हम दूसरे टाइप के भी लगा सकते हैं। उसके अलावा रिफोरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकती है, क्योंकि कई बार जो लैंड होती है वो बंजर लैंड होती है, बहुत टाइम तक रहती है अगर ऐसे ही, तो उसकी जो सॉइल है वो अपने आप को फिर से उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है गेन कर लेती है वो, और वो सॉइल अपने आप ही कुछ ना कुछ, कोई घास फूस हो गई या कोई ग्रास है, कुछ भी है, तो वो अपने आप ही उसमें उगने की क्षमता आ जाती है। Okay students, this is all about this chapter. You have to revise it at your home. Thank you so much.